आज हम करेंगे बेटा योर एक्सट्रैक्शन ऑफ थर्ड जो इसमें आपका जो मेथड है दैट इज़ योर एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। क्रूड मतलब प्योर नहीं है पर मेटल इसमें अब मेटल ही है पर ऐसा नहीं इम्प्योर है, ज़्यादा मेटल होगा बट इम्प्योरिटीज आर स्टिल देयर फ्रॉम कंसनट्रेटेड और इसमें भी बेटा आपके पास जो है वो दो तरह की प्रोसेसेस हैं। इसमें हम जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल की दो प्रोसेसेस है। एक तो कन्वर्शन ऑफ जो हमारे कंसनट्रेटेड ओर्स हैं उनको ऑक्साइड की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आपके पास कन्वर्शन ऑफ concentrated ores टू इट्स ऑक्साइड्स में इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और दूसरा है आपके पास कन्वर्शन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड्स और दूसरा है कन्वर्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। जो ऑक्साइड बनेगी उसको हमने कन्वर्शन SION होगा, SION ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे कन्वर्शन, फर्स्ट स्टेप करेंगे। हम कौन सा करेंगे? फर्स्ट जो हमारा स्टेप है। और जो जब हम किसी जो क्रूड ओर्स की जो आपके जो कंसनट्रेटेड ओर है इसकी जब हम इसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं जो पेपर में एज इट इज़ पूछी जाती है। कैल्शिनेशन एंड रोस्टिंग। दोनों की आपको डेफिनेशन तो 101% आनी चाहिए। उसके बाद करते कैसे हैं तो वो भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे कैल्शिनेशन क्या होती है कि जब हम किसी जो आपके कंसनट्रेटेड ओर है उसको हम हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, पर ऐसे नहीं हीट करना कि वो मेल्ट हो जाए बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर उसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो क्या होगी कैल्सिनेशन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर्स स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इधर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें होता क्या है, मॉइस्चर, जब हम ऐसा करेंगे तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने जो है वो इसको क्या किया, एयर के एब्सेंस में कर रहे हो तो रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर। दूसरा आपके पास जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं तो रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। नंबर 3 है आपके पास जो है वो, और इसमें से और जो है वो पोरस हो जाते हैं और इजीली वर्केबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास 4th है वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज रिमूवल। वाटर को भी रिमूव कर देते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, ओके। तो ये हमारे पास कैल्शिनेशन की जो है वो खासियत से। कार्बोनेट्स होंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे ऑक्साइड्स में। कार्बोनेट्स जो हैं वो कार्बोनेट्स डिकम्पोजेस इनटू ऑक्साइड्स। उसके बाद आपके पास जो है वो जिंक कार्बोनेट है, कैलामाइन है, वो भी आपके पास इसमें कैल्शियम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल करके करेंगे बेटा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपके पास जिंक कार्बोनेट है, जब इसको हम इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करेंगे, कैल्शिनेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में हमने पढ़ा ना कि जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है कार्बोनेट्स को और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ये सॉलिड है।
राइट। सिमिलरली हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें भी ऐसे ही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की भी कैल्शिनेशन करी तो ये बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, डोलोमाइट जितने भी कार्बोनेट, डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये डोलोमाइट है, इसकी भी कैल्शिनेशन करेंगे इन शॉर्ट लिख देती हूँ, तो वो भी बन जाएगा आपके पास कैल्शियम का ऑक्साइड और प्लस आपके पास मैग्नीशियम का ऑक्साइड और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी इसमें से। ठीक है, मेलाचाइट आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट उस दिन मैंने बताया था एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर का ही होगा बेटा, ये कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, मेलाचाइट ग्रीन। इसको भी अगर हम कैल्शियम करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कॉपर का ऑक्साइड और उसके बाद आपके पास वाटर निकलेगा इसमें क्योंकि हाइड्रोक्साइड था और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो इस तरह से, और अगर दूसरा हमने पढ़ा कि जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हैं, तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड कौन है, जैसे आपके पास एल्यूमिनियम आपका जो बॉक्साइट है Al2O3 2H2O, इसकी हम कैल्शिनेशन करते हैं तो इसमें से जो क्या होगा, ये इसका से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये आपके पास जो कैल्शिनेशन के अंडर क्या होता है, आपके कार्बोनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब निकल जाती है उनमें से, और जिंक ऑक्साइड्स या उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है, और हाइड्रेटेड जो ऑक्साइड्स हैं उनमें से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो Fe2O3 3H2O, तो ये बन जाएगा 2Fe2O3 प्लस 3H2O, ये इसमें से जो हुआ इसकी कैल्सिनेशन। उसके बाद आपके पास रोस्टिंग जो है वो रोस्टिंग में क्या है, कैल्सिनेशन में हम जो ओर्स हैं कंसनट्रेटेड ओर उनको हीट करते हैं बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, बट रोस्टिंग में आपने जो है वो एक्सेस ऑफ एयर में जब हम हीट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं। तो रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच द ओर स्ट्रांगली heated in excess of air at the temperature below its melting point। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, तो वो हमारे पास जो है वो रोस्टिंग होती है। ठीक है, तो इसमें से रोस्टिंग में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं दे कंबाइन विद ऑक्सीजन्स और वो कन्वर्ट हो जाती हैं उनके ऑक्साइड्स में, और दैट ऑक्साइड्स आर जनरली वोलेटाइल एंड वो क्या कर जाती हैं, एस्केप फ्रॉम द मेटल्स। ओके, लाइक इस रोस्टिंग प्रोसेस में कौन रिमूव होती है, जैसे सल्फर रिमूव हो जाता है, आपका आर्सेनिक की इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है, फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी रिमूव, आपकी जो कैल्सिनेशन में हमने मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, और रोस्टिंग से क्या होगा, जब हम एक्सेस ऑफ एयर में इसको हीट करेंगे बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, तो वो जो है उसमें जो है कन्वर्ट हो जाएंगे रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में, और दैट ऑक्साइड्स आर वोलेटाइल एंड कैन बी रिमूव्ड। ओके, दैट कैन बी रिमूव्ड। तो इसमें जो है याद रखना है कि इसमें जो इम्प्योरिटीज जो है जनरली रिमूव होती हैं, और जो आपके मेटल के वो हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं, जो मेटल के सल्फाइड्स हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इम्प्योरिटी जो है जैसे लाइक ऑक्सीजन बैलेंसिंग आपने खुद करनी है बेटा, ये SO2। ठीक है, तो ये हो गई, चलो मैं इसको बैलेंस भी कर देती हूँ, 8 आ जाएगा यहाँ पे। आर्सेनिक में जो है वो O2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास जो है 4 डिपेंड करता है कि आपके पास आर्सेनिक का क्या ऑक्साइड है, तो आर्सेनिक AS2O3, तो ये भी आपके वोलेटाइल है, ये एरो वोलेटाइल का है कि ये उड़ गया। फॉस्फोरस का जो है वो 5O2 के साथ कंबाइन करके, ये फॉस्फोरस का ऑक्साइड पेंटाऑक्साइड P2O5, जब भी फॉस्फोरस को हम हीट करते हैं एक्सेस ऑफ एयर तो पेंटाऑक्साइड बनता है, लिमिटेड सप्लाई में करेंगे तो ट्राईऑक्साइड बनता है। तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास जो ओर्स ऑफ मेटल्स हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड्स इस प्रोसेस में, लाइक योर जिंक का सल्फाइड, तो इसमें एक्सेस ऑफ एयर में जब ये हीट होगा तो ये इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में ऊपर भी आपके पास रोस्टिंग में भी कैल्सिनेशन में भी आपके पास ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हुए, बट डिफरेंट ओर्स थे वो। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड इज यू नो दैट इट इज़ वोलेटाइल, ये उड़ जाएगा। सिमिलरली आपके पास जो है लेड का सल्फाइड, ये भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जो है लेड का ऑक्साइड बन जाएगा, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का जो है वो निकल आएगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो है इसमें कॉपर का सल्फाइड, तो कॉपर का
कॉपर का सल्फाइड जो है 3O2 ये भी जाएगा और ये बन जाएगा कॉपर 2O प्लस 2SO2, ठीक है। तो कॉपर का ऑक्साइड, तो सल्फर प्रोड्यूस्ड जो है वो इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है इन द फॉर्मेशन ऑफ योर H2SO4। तो मतलब पर्टिकुलरली हमें H2SO बनाने के लिए जो है प्रॉपर इसी में से जो गैसेज निकलेगी उसको फर्दर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये होता है। इसके सिवाय हमारे पास कुछ समटाइम्स क्या होता है कि जो जिंक और लेड के सल्फाइड्स हैं वो जिंक और इसके जो सल्फेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो कैल्सिनेशन एंड योर रोस्टिंग जो है इट इज कैरिड इन द फर्नेस, दैट द नेम ऑफ फर्नेस इज रिवर्बरेटरी फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस में इसको जो है हीट किया जाता है। ओनली थिंग इज कि फर्नेस जब उसमें हम फर्नेस जो है उसका डायग्राम में नहीं बनाऊंगी। फर्नेस में जब 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 करनी हो हमने रोस्टिंग, तो उसमें जो वेंट लगे हैं, जो खिड़कियाँ हैं उनको खोल देंगे ताकि एयर जो है उसमें जो है वो इजीली दैट कैन कम इन। और जब हम इसकी कैल्सिनेशन करेंगे तो जो वेंट हैं उनको हम बंद कर देंगे, तो वो जो है आपका एनवायरनमेंट जो है फ्री फ्रॉम द एयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कैल्सिनेशन। अब बेटा इसमें एक चीज़ आती है फ्लक्स, तो यू शुड नो द व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स जो है बेटा, फ्लक्स पूछा जाता है पेपर में, व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स जो है एक्चुअली क्या करता है, आपने पीछे एक टर्म्स आई थी कि जो आपके पास जो हमने कैल्सिनेशन करी ना और जो हमने रोस्टिंग करी, इसमें जो है वो सम नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी जो है अर्दी मेटल्स की अभी भी, फ्यूजिबल मतलब है जो उसके साथ कंबाइंड नहीं है, वो अभी भी आपके जो है कैल्सिन्ड ओर में या रोस्टेड ओर में जो अभी भी है। तो इस इम्प्योरिटीज़ को जो है वो रिमूव करने के लिए हमें जो एडिशनल सब्सटेंस डालनी पड़ती है उसको बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज अ additional substance which is added in the impurities and make it fusible, या बोल सकते हो इनफ्यूजिबल impurities में अगर आप फ्लक्स डालते हो, जो सब्सटेंस डालते हो और उसको बना देता है फ्यूजिबल, तो उसको बोलते हैं फ्लक्स। और जो फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं? स्लैग। तो इम्प्योरिटीज़ में आपने क्या डाला? फ्लक्स। फ्लक्स मतलब मैं इसका एग्जांपल दूंगी, ये क्या है जो सब्सटेंस हमने बाहर डाली। इम्प्योरिटीज़ कैसी है? ये इनफ्यूजिबल है, इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ है। और इसको कैसा बना दिया? फ्यूजिबल प्रोडक्ट बना दिया इसका। कैसा बना दिया? फ्यूजिबल प्रोडक्ट। और दिस फ्यूजिबल प्रोडक्ट इज नॉन एज अ स्लैग। तो ये भी पूछा जाता है बेटा, व्हाट इज स्लैग, व्हाट इज फ्लक्स। तो ये जैसे हमने एग्जाम्पल देना है, आपने इसको डिफाइन करना है कि कैसे, तो हम बोलेंगे फ्लक्स इज अ सब्सटेंस, इज अ केमिकल सब्सटेंस which chemically combined with your gang earthy impurities which may still be present in the calcined or roasted or to form easily fusible material called slag, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लक्स में आपको पता लग जाएगा। टाइप्स ऑफ फ्लक्स जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास एसिडिक फ्लक्स और दूसरा होता है बेसिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक फ्लक्स। अगर बेटा आपकी इम्प्योरिटी जो है वो एसिडिक हैं, तो हमें जो है वो उसमें बेसिक ऑक्साइड डालना पड़ेगा। लाइक योर सिलिका की इम्प्योरिटी को जो है रिमूव करना है। सिलिका आपको पता है नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है जनरली कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो एसिडिक है ये, ठीक है। इसमें हमें जो है कैल्शियम ऑक्साइड डालना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमने आउटसाइड से डाला ताकि ये जो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ हैं सिलिका की, उसको रिमूव कर सकें बाई फ्यूजिबल इट विद द कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी। तो ये आपके पास, इसको हम बेसिक फ्लक्स बोल देंगे। कैल्शियम मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, बेसिक फ्लक्स, ठीक है। और ये कंबाइन करके बनाता है कैल्शियम सिलिकेट। क्या बनाता है ये? कैल्शियम सिलिकेट। और कैल्शियम सिलिकेट इज नॉन एज योर स्लैग। ये स्लैग हो जाएगी, फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज हो गई स्लैग, ठीक है। सिमिलरली आप जो है वो सिलिका की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए आप कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डाल सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है बेसिक फ्लक्स हो गया आपके पास। कैसा है ये? सेम, इसका नाम भी बेसिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या बन जाएगा? इसमें कैल्शियम सिलिकेट सेम बनेगा, कैल्शियम सिलिकेट
बट इसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें जो है वो मतलब कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जब भी एसिड बेस आपस में कंबाइन करके ऐसा कंपाउंड हो एसिड के साथ, मतलब कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ ये एसिडिक कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा निकलती है, ठीक है। तो ये एसिडिक इम्प्योरिटीज है। सिमिलरली आप मैग्नीशियम में भी यहाँ पे सेम, सिलिका मैग्नीशियम कार्बोनेट सेम फार्मूला हो जाएगा, सब कुछ सेम, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीशियम लग जाएगा SiO3 और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो ये था आपके पास। तो इस वक्त इस फ्लक्स को हमने क्या बोला, ये आपके पास बेसिक फ्लक्स है। कैसे है ये? बेसिक फ्लक्स है, ठीक है। और जब आपके पास इम्प्योरिटी जो है, इम्प्योरिटी ये बेसिक, ये आपके बेसिक फ्लक्स की बात हुई थी, टाइप्स ऑफ फ्लक्स। दूसरा जो है आपके पास एसिडिक, एसिडिक फ्लक्स हम तब यूज करते हैं जब इम्प्योरिटी जो है वो बेसिक हुई हो। क्या है? एसिडिक फ्लक्स आर यूज्ड when the impurities when impurities which are to be removed are बेसिक इन नेचर। तो बेसिक इन नेचर की इम्प्योरिटी जैसे आयरन का ऑक्साइड के एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो अब कैल्शियम ऑक्साइड ऊपर जो था वो हमने बाहर से डाला, यहाँ पे जो है वो उसमें कैल्शियम ओर में ऑलरेडी है, तो इसको हम ये बेसिक इम्प्योरिटीज हैं। कैसी है ये? बेसिक इम्प्योरिटी, बेसिक मेटल के ऑक्साइड, बेसिक इम्प्योरिटी, ठीक है। अब इसमें बेटा हम डालेंगे तो क्या, सिलिका SiO2 बाहर से डाला तो ये फ्लक्स हो गया, ठीक है। तो फ्लक्स हो गया, फ्लक्स, और इसमें क्या हो गया? ये एसिडिक फ्लक्स है। सेम चीज अगर ये मेटल में प्रेजेंट है क्रूड में तब तो ये इसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटीज, अगर हम बाहर से डाल रहे हैं तब इसको हम बोलेंगे ये कैसा है, आपका फ्लक्स हो गया। तो इसमें जब हम ऐड किया तो ये बन जाएगा आयरन सिलिकेट, फेरस सिलिकेट, मतलब FeSiO3 फेरस सिलिकेट, ठीक है। सिमिलरली आपके पास कैल्शियम के साथ सेम प्लस ऐड करना है हमने, ये SiO2, तो ये बन जाएगा SiO2, तो ये बन जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। तो ये क्या है? स्लैग्स। क्या है ये? स्लैग। और ये क्या है? बेसिक फ्लक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है हमने इनको जो है वो उसमें से इम्प्योरिटी जो थी वो निकाल दी, जो आपके पास इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज थी उसको हमने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में क्या था? कन्वर्शन, जो ऑक्साइड्स बने, अब आपने देखा हमने जिंक का ऑक्साइड बना, आयरन का ऑक्साइड बना, उनको अब कन्वर्ट करना है मेटल में, और ठीक है, ऑक्साइड्स और मेटल को मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसको हम रिडक्शन भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं। तो कन्वर्जन्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल टू metallic form, रिडक्शन और इलेक्ट्रोनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। हमने क्या करनी है? ऑक्साइड की रिडक्शन करनी है। अब रिडक्शन कैसे की जा सकती है बेटा? हम क्या करेंगे? हीट करेंगे मेटल के ऑक्साइड को इन विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, और उसको हम हीटिंग करते हैं तो उसको हम बोलेंगे थर्मल रिडक्शन और पायरोमेटलर्जी। तो मतलब प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस कर सके, इज कॉल्ड एज अ थर्मल रिडक्शन और पायरोमेटलर्जी। पायरो वर्ड जो है इट इज यूज्ड इन फॉर हीटिंग, पायरोमेटलर्जी, इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग, और इसको जो थर्मल रिडक्शन भी बोल देते हैं, थर्मल रिडक्शन, ठीक है, और थर्मल रिडक्शन। तो थर्मल रिडक्शंस कैन बी कैरिड आउट इन मैनी वेज। जनरली जो रिडक्शन है विद कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है की जाती है, और रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विद कार्बन और चारकोल और कार्बन मोनोऑक्साइड इज नोन एज अ स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं उसको हम? स्मेल्टिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को, जब हम ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड सपोज MxOy है, व्हेन इट रिड्यूस्ड विद कार्बन, तो ये बन जाएगा मेटल और बन जाएगा कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, Y नंबर ऑफ कार्बन। अब दूसरी बात हमारे पास जो है वो एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अब जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को जो है कार्बन के साथ ट्रीट किया तो बन जाएगा जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड।
सिमिलरली आपके पास जो है वो कार्बन के साथ करेंगे तो मोनोऑक्साइड बनेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वेरी सिंपल। तो जैसे फेरिक ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट करेंगे तो बन गया Fe, और साथ में बन जाएगा 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर इसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है। अब सिमिलरली इन्हीं प्रोडक्ट्स को अगर मैं दो एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इट नीड्स 1 ऑक्सीजन टू बिकम योर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये बन गया जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। सिमिलरली हम Fe2O3 को अगर हम इफ वी ट्रीट दिस विद कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये बन जाएगा Fe हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 से अगर मैं करती हूँ तो 2 से इसमें जो है वो 3 से बैलेंस होगा, ये 3 और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ठीक है। और इसमें जो हीटिंग करनी पड़ती है, नॉर्मली तो नहीं होगा ऐसा, तो इतनी जगह हीट इसका हम करेंगे भी आगे तो आपको और भी समझ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है रिएक्शंस होते हैं, जो जिंक ऑक्साइड्स का इसमें जो हीटिंग है वो इतने केल्विन की। ठीक है। यहाँ पे भी आप हीटिंग जो है वो ऐसे कर सकते हो, अगर मेंशन नहीं की हो हीटिंग तो आपने ऐसे कर देना कि इनको हीट किया। ठीक है। एक तो ये हो गया स्मेल्टिंग, और इस प्रोसेस को ये सारी जो है दिस ऑल आर अंडर कम्स इन द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। नंबर नेक्स्ट है आपके पास बेटा रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। अब यू नो दैट हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वी कैन रिड्यूस मेटल ऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपके पास जो है टंगस्टन ट्राईऑक्साइड, ये टंगस्टन का सिंबल है, ट्राईऑक्साइड, मोलिब्डेनम ट्राईऑक्साइड, फिर आपके पास जो है वो निकल ऑक्साइड। तो इसमें रिएक्शंस विद हाइड्रोजन, इसमें बेटा आपके पास हम टंगस्टन के ऑक्साइड को जो है कर सकते हैं, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड को और निकल के ऑक्साइड को। तो जब हम टंगस्टन के ऑक्साइड्स को हाइड्रोजन के साथ मतलब हीट करेंगे तो ये जो है आपके पास, और इसको हमें बहुत हाई टेम्परेचर पे हमें हीट करना पड़ता है ये, और टेम्परेचर जो है वो इट्स अबाउट 1270 से लेके 470 केल्विन तक, और टेम्परेचर याद नहीं रहे तो सीधा हीट का निशान लगा देना है। तो ये बन गया W + 3H2O। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, पर एचपी बोर्ड में नहीं आते हैं बेटा, तो कॉम्पिटिशन्स में जो है वो आ सकते हैं। ठीक है। तो ये बन जाएगा मोलिब्डेनम ऑक्साइड और +3H2O। ये चैप्टर सारा का सारा 2 नंबर का आता है, तो क्या जैसा कितना सा पूछ लेंगे वो, पर कई बार पेपर टफ आ जाता है तो वो फिर वैसा भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इट इज़ इन योर सिलेबस। तो रिडक्शन विद हाइड्रोजन जो आपको इतना 1-2 रिएक्शन तो एटलीस्ट होने चाहिए याद, कि जैसे निकल ऑक्साइड जो है वो क्या केस का जो को रिमूव कर सकते हैं, मतलब हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है बेटा वो है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, जिसको एल्यूमिनोथेरेपी भी बोलते हैं। सेकंड थर्ड जो आपके पास है दैट इज योर रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम सीधा लिख देती हूँ, और इसको जो है वो एल्यूमिनोथेरेपी भी बोले, एल्यूमिनोथेरेपी भी बोलते हैं इसको। क्या करते हैं हम इसमें कि जो आपके पास जो भी ऑक्साइड्स है लाइक योर क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज का ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस दे ये ऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस नहीं होते हैं। तो इनको रिड्यूस करने के लिए हमें एल्यूमिनियम मेटल जो है वो उसको यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास है Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम, क्रोमियम का ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, और ये जो है रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम में, और प्लस एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3। सिमिलरली मैग्नीज 3O4 ये भी जो है नहीं रिड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो ये जो है इसके साथ रिमूव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ये द्वारा से Al2O3। बैलेंसिंग जो है मे बी डिफरेंट, मतलब बैलेंसिंग डिफरेंट हो सकती है, बट आपको जो है वो रिएक्शन जो है वो सेम है। ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है वो आयरन की बेटा जो Fe2O3 को जो है हम एल्यूमिनोथेरेपी में इसको हम यूज़ करते हैं फॉर वेल्डिंग ऑफ हैवी
ब्रोकन पीस ऑफ मशीनरीज लाइक रेल ग्राइंडर गर्डर्स, उनको वेल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जिसमें आप जिसको जो है वो जिसमें क्या होता है, जिसे ये आप फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ जो हाई हीट पे हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयरन पे मोल्टन आयरन होगा, और वो ब्रोकन पीस पे हम वहाँ पे जो है वो चला जाएगा और वहाँ पे वो सॉलिडिफाई होकर जो है उसमें बेल्डिंग कर देगा, और इसको थर्माइट बेल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थर्माइट। तो ओनली दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग। ओके, तो ये आ गया बेटा। उसके बाद है रिडक्शंस बाय सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम, मतलब बहुत सारे जो मेटल के जो कई मेटल्स के जो क्लोराइड्स हैं, वो जैसे टाइटेनियम है, वेनेडियम है, जर्कोनियम है, इनको हम सोडियम मैग्नीशियम के साथ या कैल्शियम के साथ जो है इनको रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखो इसके पास रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो भी उसकी रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसके उसमें ऑक्सीजन स्टेट करके लिखोगे तब भी आपको पता लग जाएगा कि ये रिडक्शन है, ठीक है। 4NaCl ये बन जाएगा। उसके बाद जो है वो ये मैंने ये लिखा बेटा, टाइटेनियम क्लोराइड सोडियम के साथ करते हैं तो ये बनेगा टाइटेनियम और सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली वेनेडियम क्लोराइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड वेनेडियम आपका बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास रिडक्शन विद वाटर गैस भी होती है। तो फिफ्थ पॉइंट आपका पास क्या आ जाएगा, रिडक्शन विद यहाँ भी आपके पास नंबर 4 था रिडक्शन बाय सोडियम, रिडक्शन बाय सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा रिडक्शन विद वाटर गैस। अब वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर गैस का फॉर्मूला होता है वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ये होता है वाटर गैस H2, ठीक है। जब हम किसी भी निकल के ऑक्साइड में वाटर गैस डालते हैं तो क्या होगा, निकल का ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अलग से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन के साथ अलग से रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये रिड्यूस करेंगे आपके निकल के ऑक्साइड्स को, और इसमें इट नीड्स टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन, ठीक है। तो ये बनाएगा आपके पास निकल और प्लस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनाएगा निकल प्लस हो जाएगा H2O, तो निकल को रिड्यूस कर दिया आपके। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में यूजुअली आस्क किया जाता है, दैट कैन बी आस्क्ड इन पेपर यूजुअली, ये है आपके पास सेल्फ रिडक्शन। क्या है ये, इट इज इट सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन भी बोलते हैं। तो ये पेपर में आ जाता है व्हाट इज ऑटो रिडक्शन, व्हाट इज ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि जब हम इसके जो मेटल के सल्फाइड्स को जो आपके पास मरकरी का जैसे सपोज है, मरकरी का जो है हम डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय रोस्टिंग, मरकरी इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द रोस्टिंग ऑफ इट्स ओर जो है वो सिनाबार ओर से जो है हम इसको डायरेक्टली जो है वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये सल्फाइड है, इसकी हमने रोस्टिंग की तो ये बना आपके पास, डायरेक्टली भी बन जाता है हमारे पास, ये बन गया। तो दिस इज नॉट अ ऑटो रिडक्शन। बट कई बार क्या होता है आपके पास कि जो HgS है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये आपके पास जो है वो बनाएगा मरकरी का ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मरकरी का ऑक्साइड, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसमें से निकल जाएगी इसको, है ना। तो ये फिर क्या है आपके पास, आपने Hg तो डाला ही हुआ है, और जब आपके पास ये बनेगा HgO बनेगा तो दोनों आपस में कंबाइन करके, मतलब Hg विच इज ऑलरेडी, मतलब Hg विच इज प्रेजेंट, विच इज योर ओर कंसनट्रेटेड ओर, वो उसमें अगर हम HgO जो बना हमारे पास आफ्टर कैल्शियम आपके रोस्टिंग, ये दोनों आपस में कंबाइन करके जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन, आपस में ही रिड्यूस हो जाएगा, तो रिडक्शन हो जाएगी, ये बन जाएगा Hg3 और यहाँ बन जाएगा SO2, मतलब ऐसा निकल गया, तो इसको ऑटो रिडक्शन। सिमिलरली जो है वो कॉपर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ कॉपर सल्फाइड बाय पार्टली कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग द वे ऑफ ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग, ठीक है। तो क्या होगा, कॉपर 2S प्लस 3O2, ये बन गया आपके पास कॉपर 2 ऑक्साइड। क्या बना, ये कॉपर 2 ऑक्साइड प्लस योर सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। और कॉपर जो सल्फाइड है पार्टली कन्वर्ट हुआ तो कॉपर सल्फाइड इज स्टिल प्रेजेंट देयर, तो जो कन्वर्टेड कॉपर ऑक्साइड्स है वो कंबाइन कर जाएगा कॉपर
सल्फाइड के साथ और उसको रिड्यूस कर देंगे ये, और ये बन जाएगा कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपने ऐसे याद रखना है बेटा कि इसको हम ऑटो रिडक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑटो रिडक्शंस। उसके बाद हमारे पास है बेटा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, कि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी जो है वो हमने थर्मोडायनेमिकली फाइंड आउट करना है कि कैसे हम जो है वो मेटल्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करें। तो मेरे ख्याल से ये आपको पेपर में मतलब सिलेबस में है नहीं है, बट इवन देन मैं इसको जो है ब्रीफली बोलूँगी। प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, मेटलर्जी, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी में बेटा जैसे आपको पता है कि हमने जो है वो +1 में जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू गिब्स हेल्मट इक्वेशन है, जो ये बता देती है कि वेदर दिस प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट, फिजिबल और नॉट, है ना। डेल्टा जी फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है शुड बी नेगेटिव। सिमिलरली गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी नॉट शुड बी इक्वल टू -RT ln k। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है? जब ln k पॉजिटिव होगा, तभी तो ये नेगेटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, k पॉजिटिव, और k पॉजिटिव, k इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और k पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स आपके पास रिएक्शन जो है वो कहाँ को हो रहा है? प्रोडक्ट की साइड को। तो रिएक्शन इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। अब ये आपकी प्रीवियस नॉलेज है, नहीं है तो सुन लीजिए। टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, टुवर्ड्स प्रोडक्ट, रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। तो अब हमने जो है कोई जैसे रिएक्शन जो है हमें पता है कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी जो है नेगेटिव होना चाहिए तो उसमें मस्ट भी नेगेटिव, उसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तब ये डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है। पर कई प्रोसेसेस में ऐसा भी होता है कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो टू रिएक्शन जो है दे आर पुट टुगेदर, हम दो रिएक्शन सॉरी टू रिएक्शंस को, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को हम इकट्ठा ले लें तो उसमें जो है डेल्टा एच जो है वो आपका जो है डेल्टा जी जो है वो टू पॉसिबल रिएक्शंस में मतलब नेट डेल्टा जी जो है पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास रिएक्शन जो है वो रिएक्शन जो है रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड जो है वो डेल्टा जी नेगेटिव है, और दूसरा रिएक्शन उसमें जो रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट का जो रिएक्शन है वो डेल्टा जी उसमें पॉजिटिव है। पर अगर ओवरऑल रिएक्शंस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो वो प्रोसेस कैन बी फिजिबल, मतलब हम अंडर द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर हम उस रिएक्शंस को फिजिबल बना सकते हैं। वही है हमारे पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक जो प्रिंसिपल है मेटलर्जी का, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और कपलिंग ऑफ जो कपलिंग जो है रिएक्शंस की, इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टी एंड टी के बीच में जो है ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो इसमें हम जो है वो ग्राफ जो है वो क्या करेगा? शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, मतलब कोई भी प्रोसेस है उसका जो है ऑक्साइड ही बनाना है। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका भी ऑक्साइड, जो रिएक्टेंट है उसका भी ऑक्साइड फॉर्मेशन, उसमें डेल्टा जी जो है कितना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उन दोनों रिएक्शंस को कपल करके हम जो है एक पर्टिकुलर रिएक्शन रेंज में जो है वो रिएक्शन फिजिबल होगा। तो मतलब वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल इन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ बिटवीन है, देयर इज अ प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड T for formation of oxide is known as it was given by the HJD एलिंघम। तो इसको एलिंघम डायग्राम भी बोलते हैं। व्हाट इज एलिंघम डायग्राम ऐसा पूछा जा सकता है, बट अदरवाइज इट्स नॉट इन सिलेबस। एलिंघम डायग्राम, ठीक है। एलिंगम डायग्राम जो है जो इसको बोला जाता है। तो हम इसको जो है अभी इतना ही करेंगे, आगे आयरन का लिंगम डायग्राम है, कॉपर का तो तब हम करेंगे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लस में दिए हैं, अगर आपने करना होगा तो उसमें यहाँ पे डिटेल आपको जो है समझाई जा सकती है। अगर आपको समझ नहीं होगी तो मुझे बता देना, तो मैं आपको समझा दूंगी, बट ये वैसे उसमें नहीं है। अब एप्लीकेशन ऑफ लिंगम डायग्राम है, दैट इज योर एक्सट्रैक्शन, इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक, ये हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी।
मेटलर्जी, तो उसमें क्या है हमें पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंजिंग बिटवीन द टू एलिमेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है ना। तो एफ जो है फैराडे कांस्टेंट है एंड ई इज ओनली जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट मेटल्स है। तो इलेक्ट्रो आपका डेल्टा जी जो है नेगेटिव होना चाहिए, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जितना एलिमेंट का जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा वो रिएक्शन फिजिबल है, और जितना पॉजिटिव होगा उतना रिएक्शन जो है नॉट फिजिबल है। तो इस केस में जो है वो जो लेस रिएक्टिव मेटल है जिसका डेल्टा जी ई जो है वो ये नेगेटिव है, हाई नेगेटिव है, और जिसका डेल्टा ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है बट लेस नेगेटिव है, तो इसमें से जो हाई नेगेटिव वाला जो मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इट मीन्स इट इज़ मोर रिएक्टिव, मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है रिएक्टिव मेटल। तो जब इनके बीच में हम दोनों के बीच में जो है वो सॉल्यूशंस में मतलब दोनों में से हमने एक्सट्रैक्ट करना है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सॉल्यूशन में रहेगा, और इसमें जो आपके पास जो क्या बोलते हैं उसको सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो कम रिएक्टिव मेटल जो है वो सॉलिडिफाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास Fe2 पॉजिटिव है और इसकी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन में रिडक्शन पोटेंशियल जो है Fe का जो है वो इट इज़ -0.44 वोल्ट, और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.34 वोल्ट। इसका मतलब है आपके पास सॉल्यूशन में Fe रहेगा और मेटल में कौन कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर। तो इस तरह से प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड सॉल्ट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इसके बारे में इतना सही है। अगला बेटा हमारे पास है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल बोथ बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हमने कर लिया है गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड और सिल्वर में हमने जो है वो जो हमने रिएक्शन किए हैं उसमें रिडक्शन भी हो रही है और उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। जो हमने पीछे सिल्वर एंड गोल्ड की जो एक्सट्रैक्शंस करी थी बाय आर्थर मार्क, किए थे ना प्रोसेस जो की थी, क्या नाम था उसका, दैट इज योर साइनाइड प्रोसेस या मैक अर्थर प्रोसेस। तो उसी वही रिएक्शन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार नहीं करना है, हमने रिपीट नहीं करना है इसको। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है आपके पास रिफाइनिंग, फोर्थ स्टेप आ गया। अब हमारे पास 4 स्टेप्स थे हमारे पास। पहले हमने ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फोर्स किया, दूसरा हमने बेनिफिक्शन ऑफ फोर्स किया जिसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं, तीसरा हमने कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, वो सारा, और उनकी रिडक्शन करी, है ना। अब हम करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब जो हमारे पास फर्दर जो मेटल मिला वो अभी भी इम्प्योर है, तो उसकी हम करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इस प्रोसेस से हमें अब फाइनली जो है बिल्कुल प्योर मेटल मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारे पास इम्प्योरिटी जो है वो अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड ऑफ मेटल्स की हो सकती है। नॉन मेटल्स लाइक योर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर हो सकती है, फॉरेन मेटल हो सकते हैं, स्लैग और फ्लक्स भी थोड़ी बहुत उसमें रह सकती है। तो इसको फर्दर जो है हमने करना है प्योरीफाई, तो उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में भी सो मेनी प्रोसेसेस है, तो 1 बाय 1 हम उनको करेंगे, और ये 1 बाय 1 वैसे ही पेपर में आती हैं। तो सबसे पहले डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन उन मेटल्स की जाती है जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है कम हो, उनकी नहीं की जाती जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो। तो किनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लाइक योर जिंक और मर्क्यूरी, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ऐसे मेटल्स को हम इस प्रोसेस से जो है डिस्टिल्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम एक आयरन रिटॉर्ट लेंगे जिसमें जो है वो जिसमें ये डाल देंगे आपके पास जो भी क्रूड मेटल है, और उसको डिस्टिल्ड करेंगे, हीट करेंगे, और वो क्या होगा, जो आपका जो ये जो मेटल है ये क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, और उसको जो है हम दूसरे कलेक्टर्स में या जो है कलेक्टर्स में उसको जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें जो आपके पास जो मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है शुड बी लो देन दैट ऑफ नॉन वोलेटाइल। तो जो नॉन वोलेटाइल जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो रिटॉर्ट में ही रह जाएगी। आपने +1 में पढ़ा होगा, जैसे इस तरह के फ्लास्क है, रिटॉर्ट होती है, वो तो हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है ना, इसमें रिटॉर्ट मेटल की बनी होगी, तो उसमें जो है यहाँ पे आपके पास इम्प्योरिटीज रह जाएगी, और यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या चला जाएगा, वेपर्स ऑफ योर मेटल, और उनको हम कलेक्ट कर लेंगे आगे, ठीक है। अगला आपके पास है लिक्वेशन। लिक्वेशन भी जो है आपके पास
लिक्वेशन जो प्रोसेस है ये भी आपके पास जो है उनको रिफाइन करने के लिए आती है, जो जिन मेटल्स का जो लो मेल्टिंग पॉइंट हो, लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक योर टिन, लेड, बिस्मथ, इनको हम इस मेथड से जो है प्योरीफाई कर सकते हैं। क्या है एक ऐसे ही आपके पास एक हर्थ है, हर्थ होगी ऐसे है ना, उसको जो है वो हर्थ को यहाँ से जो है उसमें जो है वो पहले मैं बना देती हूँ इसे क्लोज्ड। हमारे पास है ना, तो यहाँ से आपके पास ऐसे और ये ऐसे, तो ये इसमें जो है ये आपके पास जो है इम्प्योर मेटल हम यहाँ रख देंगे, जो इम्प्योर मेटल है, ठीक है, इम्प्योर मेटल को हम यहाँ रख देंगे, इम्प्योर मेटल को यहाँ रख दिया। और ये हमें स्लांटिंग हर्थ है, ये स्लोपिंग हर्थ जिसको बोलेंगे, ये क्या है, स्लोपिंग हर्थ, स्लोपिंग हर्थ, हर्थ मतलब गिट्टी, ठीक है, हर्थ है। और उसमें जो है हम यहाँ पे इसको जो है वो हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। और हीट करने पे क्या होगा, यहाँ पे हमने हीटिंग करी है, हीट करने से क्या होगा, जो आपके मेटल है विच हैज़ लेस मेल्टिंग पॉइंट वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, और इम्प्योरिटीज़ आपकी यहाँ रह जाएगी। और जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ है उसको हम बोलते हैं ड्रॉस, क्या बोलते हैं उसको, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी और ड्रॉस। जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ रह जाएंगी, इम्प्योरिटीज़ और ड्रॉस, ड्रॉस यहाँ रह जाएगा। और आपके पास मेटल जो है वो यहाँ होगा, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ कलेक्ट कर लेंगे, जो आपका लिक्विड मेटल है। तो इस तरह से हम लिक्वेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड है बेटा आपकी योर क्या नाम लेते हैं उसको, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इससे भी हम मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ी है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेटल जो इम्प्योर है उसका बनाएंगे हम एनोड, क्या बनाएंगे उसका हम एनोड। ये इम्प्योर मेटल है हमारे पास, इसको मैंने ऐसे से बना दिया, ये इम्प्योर मेटल है, ठीक है। और इधर जो है आपके पास प्योर मेटल की जो है हम रॉड लगा देंगे, प्योर सेम मेटल की, जिसको हम प्योरीफाई कर रहे हैं। सपोज हम कॉपर की प्योरीफिकेशन कर रहे हैं, तो ये जो है आपके पास जो है, और इसको हम पहले डिप कर लेते हैं, इसको हम डिप कर लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो नीला होता है, तो कॉपर ऐसे डायग्राम वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें डाल दिया, जो है ना, ये आपके पास जो है इम्प्योर है, इम्प्योर वाला जो है वो, ये वाला आपके पास इम्प्योर है, और ये वाला आपके पास कॉपर जो है वो प्योर है। ये आपके पास प्योर कॉपर की हमने जो है वो यहाँ पे ये लगा दी, ठीक है। तो ऐसे, और ये वाला कैसा है, इम्प्योर है, इसमें जो है कॉपर भी है बट इम्प्योरिटीज आर ऑल्सो देयर। तो इनको हमने रिमूव करना है, इन इम्प्योरिटीज को इसमें से, ठीक है। अब क्या किया इसको, ये जो इम्प्योर है आपके पास, ये इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर इम्प्योर कॉपर, कॉपर है ना, इसको हमने एनोड बनाना है। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में एनोड जो है वो आपका पॉजिटिव होता है और कैथोड आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है ये, यहाँ बैटरी लगा दी, ये तो ये आपके पास यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये कैथोड, ये कैथोड है। अब क्या होगा बेटा, आपको पता है ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर एट एनोड, एनोड, और ये कैथोड है। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास जो कॉपर है, कॉपर जो इसमें से इम्प्योर में जो कॉपर है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आपकी बुक में यहाँ -2 लिखा है, पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कॉपर जो है यहाँ पे, जो कॉपर आयन्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, सोल्यूशन में चले जाएंगे। ये कॉपर यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन हुई और कॉपर आयन कहाँ चले गए, सोल्यूशन में। तो दीज कॉपर आयन्स आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन, तो ये क्या करेंगे फिर, अब ये है एट एनोड, एट एनोड, ये एनोड पे हुआ। और एट कैथोड क्या होगा,
ऐड कैथोड पे ये जो कॉपर आयंस हैं, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन गया है ना, इसमें से कॉपर ने अपना जो है वो कॉपर मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खोए, सोल्यूशन में चलेंगे आयन की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन जो है इधर से होके इधर गए, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने कॉपर आयंस ने सोल्यूशन में से जो इलेक्ट्रॉन्स लिए, और क्या हुआ, यहाँ पे अपना चार्ज रीड ऑफ कर दिया है ना, तो यहाँ पे ये इसमें जो है वो क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो कॉपर आयंस फ्रॉम द सोल्यूशन टेक इलेक्ट्रॉन विच आर लॉस्ट बाय एनोड, तो ये बन जाएगी आपके पास कॉपर, और कॉपर मेटल जो है वो क्या करेगा, इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द योर कॉपर इलेक्ट्रोड विच इज योर कैथोड, उसके ऊपर जो है हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो है वो सारा कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, सारा कॉपर जो है कन्वर्ट हो जाएगा, जो 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 ये कॉपर है ये चला जाएगा इस रॉड में, चला जाएगा, सारा का सारा डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, और इम्प्योरिटी जो है यहाँ नीचे रह जाएंगी, उनको बोलते हैं एनोड मड, एनोड मड बोलते हैं। जो इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इम्प्योर कॉपर एट एनोड इज नोन एज अ एनोड मड। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हमने मैं जो मेटल्स को रिफाइन करना हो तो वी कैन यूज दिस मेथड। जिंक कैन बी मे बी यू नो refined by this method also, gold as well as other more metals। ठीक है, अगला आपके पास है बेटा जोन रिफाइनिंग। जो थर्ड मेथड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए, दैट इज योर जोन रिफाइनिंग। फोर्थ मेथड है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग जो है ये तब की जाती है जब हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल चाहिए, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल जो है वो कौन कौन से, जैसे बोरोन है, जर्मेनियम है, बोरोन है, गैलियम है, आपका प्योर सिलिकॉन, ये हमें प्योर फॉर्म में चाहिए होते हैं। तो इनको प्योरीफाई करने के लिए हम जोन रिफाइनिंग मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। अब जोन रिफाइनिंग मेथड क्या है बच्चे, इसमें क्या होता है कि आपके पास मेटल को जो है वो दैट इज इम्प्योर मेटल को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक उसमें क्या बोलते हैं रॉड में, बोल सकते हो किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मेटल रॉड में, जो कैसी है आपके पास इम्प्योर है, इम्प्योर मेटल रॉड आपके उसमें, उसको सारे को हम क्या कर देंगे, इम्प्योर कर देंगे। ठीक है, इम्प्योर मेटल रॉड को हम मेटल को हम रॉड के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, और इसमें जो है एक इसको भी हम जो है ब्लास्ट फर्नेस लगा, मतलब फर्नेस लगाएंगे, उसमें कहाँ रखेंगे, इसको फर्नेस में रखेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये ऐसे बनाना है, पूछा जाता है बेटा ये, तो ये ऐसे, ठीक है, और इधर भी सेम हमने ऐसे कर देना है, और ऐसे, राइट। तो ये आपके पास जो है वो इसमें जो है हम जो इसमें जो आपका जो इसमें हीटर लगाएंगे, मूवेबल हीटर, क्या लगाएंगे, मूवेबल हीटर, और इसमें जो एनवायरनमेंट होगी वो नोबल गैस की एनवायरनमेंट होगी, दैट इज इनर्ट एटमॉस्फेयर होगा, नोबल गैस एटमॉस्फेयर होगा। हमने नोबल गैस का एटमॉस्फेयर दे दिया ताकि इसमें मतलब बाहर से कोई और गैस जो है हमारी एंटर ना करे, तो हमने नोबल गैस का एटमॉस्फेयर दिया इसको। अब क्या है, ये रॉड है ना, अब इसमें हमने मूवेबल हीटर लगाना है, क्या लगाना है, मूवेबल हीटर मतलब उसमें हमने यहाँ पे ये लगा दी, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे टायर लगा दिए, ये मूवेबल हीटर हो गया हमारा हीटर। जब हमने इसको मूवेबल हीटर लगाया तो क्या है, दिस जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट जो आपके पास इम्प्योरिटीज हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। मतलब जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी सॉलिबिलिटी जो है वो लिक्विड स्टेट में ज़्यादा है, लिक्विड चीज़ में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ ये आपके पास इम्प्योर मेटल रॉड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास हीटर है, तो हम तो इसको दिखा नहीं सकते, तो यहाँ जैसे तक हमारा हीटर है तो ये मूवेबल हीटर है आपका, है ना। तो इस तरह से ये इस तरह से मूव कर रहा है ये, मतलब तो यहाँ पहुँचा है। तो जब हमने हीटर जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया और इस एंड तक जो है ले गए, अब क्या हुआ, ये सारी की सारी रॉड जो थी आपकी इम्प्योर थी। अब क्या हुआ, जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से स्टार्ट किया तो क्या होगा, यहाँ पे ये मेल्ट हो गया, मेल्ट हुआ, उसके बाद आपने हीटर जो है वो इधर ले गए, फिर हीटर को इधर ले गए, फिर हीटर अल्टीमेटली यहाँ पहुँचा, तो जो पीछे वाला पोर्शन है ये क्या होता जाएगा, सॉलिडिफाई होता जाएगा। तो हम इम्प्योरिटी जो है इसमें से वो किधर को मूव करती जाएंगी, ये जहाँ पे आपके पास हीटर है जो मेल्ट जैसे मेल्ट बोलेंगे जो मोल्टन चीज़ है, तो वो यहाँ को मूव करती जाएंगी। तो इधर आपके पास जो है प्योर मेटल रह जाएगा, पीछे आपके पास यहाँ पे देखो ये प्योर मेटल रह गया, और इधर जो है आपके पास जो है वो इम्प्योर मेटल है।
ये आपके पास इम्प्योर मेटल है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी जो है वो धीरे धीरे हीटर के साथ साथ जहाँ जहाँ मेल्ट होगा वो उधर उधर को जाती जाएगी, मतलब लेफ्ट टू राइट जो है जाती जाएगी। और इस तरह से इस प्रोसेस को हम मतलब रिपीट करेंगे और हमारे पास जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल जो है हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अगला हमारे पास है, फिफ्थ है बेटा हमारे पास जोन रिफाइनिंग। क्या है? वेपर फेज रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग तो हमने कर ली। वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग भी एक बार बेटा पेपर में आया था, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से ऐसी छोटी छोटी चीजें आएंगी, व्हाट इज वेपर फेज रिफाइनिंग, व्हाट इज जोन रिफाइनिंग, व्हाट इज लिक्वेशन, है ना, ऐसे आता है इसमें। तो वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होती है? वेपर फेज रिफाइनिंग में जो है जो वो मतलब किस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बेस्ड है कि हमारे पास हम क्या करेंगे, पहले जो है जो मेटल है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इसके वोलेटाइल कंपाउंड्स में। फिर जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं दैट आर नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग द कंपाउंड फॉर्मेशन, जो इम्प्योरिटीज है उनको कुछ नहीं होगा। फिर आपके पास क्या होगा, जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो जो इजिली डिकम्पोज हो जाता है और उससे हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। इसके ऊपर वेपर फेज रिफाइनिंग है। तो निकल की जो है जो वेपर फेज रिफाइनिंग है उसको बोलते हैं मॉन्ड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? मॉन्ड प्रोसेस, मॉन्ड प्रोसेस। तो ये आता है बेटा, व्हाट इज मॉन्ड प्रोसेस। तो निकल को सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में हीट किया। किसमें किया? कार्बन मोनोऑक्साइड के उसमें, और इसको कन्वर्ट कर दिया निकल कार्बोनिल का टेट्रा कार्बोनिल को कॉम्प्लेक्स में, निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में जो है कन्वर्ट हो गया ये 330 से लेके 350 केल्विन टेम्परेचर तक। उसके बाद इसको जो है फिर इसको जो है ये बन गया अब आपके पास। अब इसको फर्दर हीट करा तो मतलब 450 से 350 मतलब 350 तक पहुंचा, तो 450 से 470 केल्विन तक हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया। क्या हो गया? ये डिकम्पोज हो, ये बन जाएगा निकल प्योर एंड प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें से निकल जाएगी। तो इस तरह से मॉन्ड प्रोसेस में जो वेपर फेज रिफाइनिंग है कि हमने क्या करना है, पहले जो अपना मेटल है उसको कन्वर्ट करना है वोलेटाइल कंपाउंड में, और वोलेटाइल कंपाउंड में उसमें इम्प्योरिटी जो है वो वोलेटाइल में कन्वर्ट नहीं होगी और उस वोलेटाइल कंपाउंड को फिर डिकम्पोज होगा फर्दर उसको हीट करने पे, तो बन जाएगा वो प्योर मेटल में। पता नहीं, याद नहीं है, चलाई तो थी। हाँ, एंड आया था, एंड 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 आया था, एंड। हाँ, पता नहीं उन्होंने क्या किया है, ऐसे 00 नहीं आता, एंड आता है। हाँ, चदरे। तो उसमें देखना था कि हाँ, उसमें आ जाऊंगी यार, मेरे को लेक्चर देने दे, फिर ऐसे मैंने लेक्चर दे पाऊंगी ना, ये होगा। हाँ, ओके।